नमस्कार, युवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सिटी कोतवाली पुलिस ने बरामद की अवैध जहरीली शराब। संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत, मरने से पहले नंदोई पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग घायल, 3 की मौत। और बजट 2025-26 को लेकर देखिए रीवा 24 न्यूज की खास रिपोर्ट। खबरें विस्तार से। शनिवार 1 फरवरी को संसद में बजट 2025-26 पेश किया गया। बजट को लेकर रीवा वासियों की क्या राय है, देखिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। बजट को लेकर जहां सत्ता पक्ष के लोग इसे ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे झुनझुना बता रहा है। बजट को लेकर हमने रीवा शहर में सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और आम लोगों से चर्चा की। क्या कहना है बजट के बारे में, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, केंद्रीय बजट जो वर्तमान में जारी किया गया है, इस बजट में आम आदमी की राहत की बात की जा रही है, वो गलत है। इसलिए कि आम आदमी, आप कितने पैसा ऐसे लोग देखिए जो 12 लाख की साल में आमदनी उनकी आती है, तो जब 12 लाख की आमदनी आएगी तब ना इनकम टैक्स के दायरे में हम छूट होगी। तो हमारे 75% ऐसे भी लोग हैं जो 12 लाख की आमदनी से नीचे हैं, तो उसकी गणना आप कैसे कर लिए? तो 12 लाख साल में आमदनी नहीं है तो इनकम टैक्स के दायरे नहीं बच रहे। दूसरी, हमारे देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी, बड़ी टीम, एक बेरोजगारों की टीम है जो बेरोजगारों के लिए रोजगार के संसाधन के लिए गवर्नमेंट में जो पद खाली रिक्त पड़े हैं या पद सृजित करने की आवश्यकता है, वो नहीं हो रहा है। तो जो देश में बेरोजगारी, उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। किसानों को सब्सिडी की योजनाएं नहीं है, स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं नहीं है। दूसरी बात, एक विशेष तौर से जिस देश में कफन पर, नमक पर जीएसटी लगी हुई है, तो वहां कैसे रिलीफ मिल सकती है? तीसरी, जो मेडिसिन है, जो विदेशी मेडिसिन है, जो कारगर मेडिसिन कहलाती है, विदेशियों से फैक्ट और कारगर मेडिसिन आती है, उसमें टैक्स लगा दिया गया है, तो यानी मेडिसिन महंगी हो गई। कैंसर की दवाइयों में उन्होंने टैक्स कम किया है, फ्री किया है। हम तो ये कहते हैं कि पूरी तरह शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, मेडिकल शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा मुक्त होनी चाहिए। तो जब मेडिकल शिक्षा महंगी है तो कैसे लोग, आम आदमी, किसान, मजदूर के बच्चे एडमिशन ले पाएंगे? तो देश में 12 लाख इनकम की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 12 लाख इनकम के नीचे हैं, जी रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आप, चुनावी प्रक्रिया है, आपने दिल्ली और बिहार को साधने के लिए काम किया है। मध्य प्रदेश में आपने कोई योजना दी हो तो बताइए, मध्य प्रदेश में कोई आर्थिक व्यवस्था की हो तो बताइए। उत्तर प्रदेश की आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं, तो महाकुंभ, राम बड़े की रोटी, हमारे देश में रोटी की भी आवश्यकता है, हमारे देश में बेरोजगारों की आवश्यकता है। तो बेरोजगारों को रोजगार, संसाधन, स्किल डेवलपमेंट, युवाओं को, यूथ को होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। साथ में मेडिकल शिक्षा फ्री होनी चाहिए, वो नहीं फ्री हो पा रही है। तो आपने उसमें कम सीट बढ़ा दी। आज आए दिन प्राइवेट संस्थाएं खुल रही हैं, तो आप गवर्नमेंट संस्थाएं को डेवलप करने के लिए योजना क्यों नहीं बना रहे? प्राइवेट निजीकरण क्यों कर रहे? तो निजीकरण में एक व्यक्ति को लाभ होता है, व्यापारियों को लाभ होता है। तो सरकार ने व्यापारियों को लाभ देने के लिए काम किया है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने में सरकार ने काम नहीं किया है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये समसामयिक, समन्वयवादी बजट है जो देश में लागू किया गया है। युवाओं को जरूर ठगा गया है। युवा उद्यमी किसानों को रोजगार के लिए संसाधन बनाने के लिए, उनको सब्सिडी देने के लिए ये व्यवस्थाएं नहीं है सरकार। अब आज की तारीख में देखा जाए तो लोगों के पास पैसा बचा नहीं। महंगाई आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। गैस में आप कम कर दो, पेट्रोल में कम कर दो, डीजल में कर दो, रसोई के जो सामान है उस पर आप कम कर दो, सब्जी में कम कर दो, दूध में कम कर दो। ये सब चीज़ों में अगर कम करोगे तो आपका पैसा बचत होगा। असली बचत तो यहाँ पर है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पे आप अगर उनका रेट घटवा दो तो अपने आप ये बजट सबसे अच्छा कहला जाएगा कि लोगों को बचत होने लगी। ये भी 12 लाख रुपए कर दिए, अरे 8 वाले 12 भर देंगे, उसमें कौन सी फ़र्क है? पड़ने वाला है, उससे कोई कुछ होने वाला नहीं, लाभ नहीं मिलने वाला किसी प्रकार से। ये 12 का जो झुंझुना बता रहे हैं, कौन आदमी इस पे लाभ पाएगा? हमें तो नहीं लगता कोई लाभ की बात है ये। और ये तो अभी हमारे राहुल गांधी जी ने जैसा एक छोटा सा कहा कि गोली के घावों में बैंडेज लगा रहे हैं, ये इस तरह का बजट है। इतने वर्षों से लगातार देख रहे हैं, हर बार ये सोचते अब तो बजट लोग देखना ही बंद कर दिए। पहले हुआ करता था बजट लोग देखते थे और उसका सीधा लाभ मिलता था लोगों को, वो बजट हुआ था। अब तो बजट एक तमाशा हो गया, बस हो गया। आप मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से कभी कभी लोग देख लेते हैं कि होगा बजट आया और चला गया। आप बताइए, कहीं भी किसी प्रकार से आप यातायात में कहीं पे आपने कम किया, मतलब कोई चीज़ ऐसे जो डायरेक्ट, अभी अब घर के अंदर टीवी देख लीजिए, मोबाइल आप देखिए, हर घर में हर एक के पास में है, उसमें आप कम कर दीजिए तो डायरेक्ट जो है बचत आने लगे। तो दुनिया भर की चीज़ों में आपने महंगाई बढ़ा रखा है और
ये एक तमाशा है, सीधा सीधा बजट, कोई कुछ लाभ नहीं मिलने वाला किसी को। ये किन लोगों के लिए बजट है? अब 12 लाख तक का टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक की कमाई तो होनी चाहिए पहले आम आदमी की। 12 लाख रुपए आदमी लायक आज तब ना टैक्स देने लायक होगा। आज तो मजदूर मर रहा है, आटे में, दाल में, चावल में टैक्स। इवन पूरे विश्व में इकलौती ये सरकार है और ये बजट है जिसमें किताबों में टैक्स है, कॉपियों में टैक्स है। तो कैसे आम आदमी जीवित रहेगा? ये रोजगार के लिए तो उसमें कुछ बोला ही नहीं गया है पूरे बजट में। ये समुद्री व्यापार को पे टैक्स कम कर रहे हैं, उससे आम जनता का क्या लेना देना? क्या मानते हैं ये टैक्स कैसा है? टैक्स ये पूरी तरह से पूंजीपतियों के लिए है। ये बजट पूंजीपतियों के लिए है, आम जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है। जो बजट पेश हुआ है उस बजट में दो तीन चीजें अड्डस होती हुई दिखाई पड़ी। वो पिछले बजट से भी वो फेल कर रहा है, मिलते हुए है। पहली चीज ये है कि ग्लोबल वार्मिंग, मनुष्य मानव जात के लिए खतरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए ग्रीन और क्लीन एनर्जी की जरूरत है। उसमें सरकार ने बैटरी चालित गाड़ियों पर आयात भी घटाया, बैटरी पर आयात घटाया और बैटरी के देश में ही निर्माण करने के लिए उन्होंने बजट का प्रावधान किया है। वो पूरे देश को ही नहीं, देश के लोगों को नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छा कदम है, इसमें कदम। मध्यम वर्ग अभी सबसे ज्यादा पिस रहा था, उसको दाल का भी, चावल का भी, आटे का भी जो दाम था वो काफी उनकी रीच से बाहर जा रहा था। वो तकलीफ में थे। नौकरी पेशा लोग हैं या खेती किसानी करने वाले लोग हैं, तो उसको थोड़ा सा दूसरी तरह से हम देखते हैं। ये किसानों से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, इनके रेट बढ़ने चाहिए क्योंकि किसान आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है। उस पर रेट कम करने पर, अगर उसका रेट कम किया जाएगा तो डेफिसिट गड़बड़ाएगा। तो जो अनाज किसान दे रहे हैं उसका तो उनको एमएसपी चाहिए। तो ज़्यादा पैसे में अगर अनाज, जैसे गेहूं खरीद कर आटा सस्ता नहीं बिक सकता। अब जब गारंटी दे रहे हैं मिनिमम प्राइस की और किसान इसमें आंदोलनरत हैं, और उस सेक्टर में कम होना भी नहीं चाहिए क्योंकि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की जो तनख्वाह है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी तनख्वाह में काफ़ी बढ़ोतरी, काफ़ी इजाफा किया है। और हम लोग जो अनुभव करते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग, उनकी जो पर डे की इनकम थी वो भी सरकारों ने बढ़ाई है। हाँ, ये तो हमेशा चलता रहेगा, थोड़ी सी कठिनाई आएगी, लेकिन जो सरकार ने टैक्स स्लैब बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, 12 लाख रुपए कर दिया, तो वो 12 लाख रुपए करने से एक बड़े वर्ग को उन्होंने कर। बाजार के रेट में किसी भी सामान के रेट में कोई फर्क नहीं आया। इलेक्ट्रॉनिक सामान और गाड़ियों जैसी की बात करें जिससे टैक्स लगे, इससे आम लोग जो गरीब लोग हैं उनको क्या फायदा होगा? क्योंकि आटे में तो कोई टैक्स लग रहा है, तो आटे में टैक्स लगना चाहिए, तो कफन तक में टैक्स लग रहा है। क्या मानते हैं सही लगे? बजट में अगर आप ये कह लीजिए कि जो बजट जो टैक्स लग रहा था वो हटाया नहीं, तो टैक्स तो हम दे ही रहे थे, टैक्स बढ़ाया नहीं। अब क्या है कि किसी भी सामान की कीमत बाजार निर्धारित करता है, कच्चा माल, उसका ट्रांसपोर्टेशन, और बीच में जब आप आते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं उनके सबके उसमें हिस्सेदारियां रहती हैं। तो इस स्थिति में जैसा आमदनी हो रही है, जैसे आप कलेक्टर रेट देखिए, मजदूर का जो कलेक्टर रेट है, जो उसको तनख्वाह मिल रही है, जो रोजगार गारंटी है, सबसे निचले तबके की बात कर रहे हैं, उनको रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए। और सरकार ने एक बड़ी चीज ये की कि आपको स्टार्टअप्स बनाए, आप गार्डनिंग का काम करिए, स्किल लेबर तैयार कर रहे हैं, आप ड्राइवरी का काम करिए, हर जगह आपको पर्याप्त सैलरी है, तनख्वाह है, और हर आदमी कहीं न कहीं से गरीब हो या अमीर हो किसानी से जुड़ा है। अब अभी तो कुछ भी फर्क समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, उस तरह कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। 12 लाख रुपए तक कमाई पर टैक्स सरकार ने माफ कर दिया। जी, तो क्या मानते हैं सही है या फिर इससे कम होना चाहिए, या फिर आटा दाल चावल से टैक्स हटाना चाहिए? हटाना चाहिए सर। इससे क्या है कि जो आम पब्लिक है, तो ये जब आटा दाल में जो टैक्स लग रहा है, इसकी वजह से काफी लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं।
उनके महंगाई कम नहीं है। महंगाई कम नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही है। देखिए है क्या कि मोदी जी की सरकार जब से केंद्र में आई है, ये सरकार शुरू से हम सब कह रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं, किसान, नौजवान और युवा विरोधी है पूरी तरह से। ये जो हमारे लघु उद्योग के व्यापारी हैं वो देखिए पूरी तरह से ख़त्म हो गए, जिनसे व्यापक पैमाने पर देश के युवाओं को रोज़गार मिलता था। आज महानगरों में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, जहाँ जो चेन्नई में जहाँ बड़ा सेंटर था, वहाँ पर छोटे जो मझोले उद्योग थे वो सब बंद हो गए इस GST की मार की वजह से। ये केवल झुनझुना है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री जी से और हमारे ज़िले के जो उप मुख्यमंत्री जी हैं कि प्रदेश को क्या मिला, आप ये बताइए। आपके इस प्रदेश में लगभग 8 करोड़ आबादी होने वाली है। इस 8 करोड़ आबादी में जो हमारा किसान है, जो हलाकान है पूरी तरह से, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसान का बच्चा जब उससे लड़के ने बाइक मांगी तो नहीं दे पाया तो सुसाइड करना पड़ा उसको, फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। हमारा जो इन्होंने जो वादा किया, खरीदी धान खरीदी और गेहूं खरीदी के लिए जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया, वो तो ये दे नहीं पा रहे हैं। ये झुनझुना बजा रहे हैं बेमतलब का। ये बजट पूर्णतः लोकतंत्र विरोधी है, जनतंत्र विरोधी है, और जैसा मैंने कहा किसान, नौजवान, मजदूर विरोधी ये बजट है। इसमें आम लोग जैसे मिडिल क्लास के बीच वाले हैं, उनको क्या लाभ है? उनको कोई लाभ नहीं है। आप आज देखिए GST जब से लागू हुआ तब से हालत ये हो गई कि आप 2 रुपये कमाइए तो आपको लगभग ₹1.25 के आसपास टैक्स देना पड़ता है। मिडिल क्लास तो कहीं बचा ही नहीं। सबसे ज़्यादा मार यदि किसी की है तो मिडिल क्लास की है, जो लोअर क्लास है उसकी है। लोअर क्लास तो किसी किसी पेट पालने का प्रयास कर रहा है, और मिडिल क्लास इस समय की भागा दौड़ी में अपने आप को कहीं फिट महसूस ही नहीं कर पा रहा है। उसके जैसा मैंने कहा, उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज रीवा में कोई बीमार हो जाए तो संजय गांधी में वही जाता है जो मजबूर होता है। पेपरों में जुमले निकलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, ये हो गया, पेसमेकर लग गया, हार्ट हो गया। बाकी संजय गांधी का हाल आप देख लीजिए क्या है। डॉक्टर नहीं है फैकल्टी में, हमारी हालत ये है। तो रीवा को तो कुछ नहीं मिला, न कुछ मिलेगा। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो हमारे वर्तमान सत्तासीन नेता हैं, उनके अंदर इस जनतंत्र के प्रति कोई सम्मान नहीं है, और उनको पता नहीं कैसे बहुमत मिल रहा है। अभी देखिए प्रयागराज में देख लीजिए, कैमरेमैन के साथ मारपीट की गई, उनको सूची नहीं पढ़ने दी जा रही है। का बजट पेश किया है और उनके ये कहना है कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण। आप क्या मानते हैं बजट कैसा? बजट तो मैंने पूरा अच्छे से देखा नहीं है, बट इतना ही कहना चाहूँगा कि रोजगार जनरेट करें तो अपने आप सारी स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। बजट पेश करने से पहले 2 दिन पहले सोना, चांदी और कई चीजें महंगी हुई है, तो ये कह रहे हैं कि जो 12 लाख रुपए तक सामान्य लोगों को टैक्स माफ रहेगा, तो क्या वो बाजार से सरकार सीखना चाहती है या कुछ ऐसी मंशा है? अब उनका जो स्लैब है वो पूरी तरह स्पष्ट भी नहीं है, और मतलब जैसे 4 लाख तक जैसे ही आप इनकम आगे जाते हैं तो 5% है ये है। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो पूरी तरह कहना कि 12 लाख तक फ्री है, ये तो वाजिब नहीं समझ में आता है। ये खाने की रोटी और जैसे कि भाई साहब ने कहा कफन तक में टैक्स लगा, तो क्या ये नहीं होना चाहिए था कि उनमें जो चीजें हैं इन चीजों कम से कम थोड़ा टैक्स करता? अब टैक्स का जहाँ तक सवाल है, एक तरफ तो सरकार RT के तहत फ्री शिक्षा की बात करती है, और उसके विपरीत जो निजी विद्यालय हैं उन पे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराती है। तो या तो आप पूरी तरह फ्री, जब आप चैलेंज मतलब दावा करते हो कि RT शिक्षा पूरी तरह फ्री होनी चाहिए, तो आप बाकी जगह भी रिलैक्सेशन दो ना। नहीं तो फिर ऐसे में तो जो व्यवस्था है वो उतनी दुरुस्त नहीं बन पाएगी। कुल मिलाकर आप मानते हैं कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है? बिल्कुल साहब, जब इनकम ही जनरेट नहीं होगी, भाई आपका जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इनकम पे डिपेंड है ना। भाई घर में जब आमदनी नहीं आएगी तो खर्चा आप क्या करोगे? या तो फिर उधार लेके आप काम चलाओ, मतलब घी पियो, उधार लेके घी पीने वाली बात हो गई है। तो और प्रति व्यक्ति मेरे ख्याल से कर्ज काफी बढ़ चुका है। 3 लाख प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश का कर्जदार है। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कर्जदार ही है। क्या नाम था? मेरा नाम विवेक पांडे। सिटी कोतवाली पुलिस ने रीवा शहर में बन रही 10 लीटर जहरीली शराब बरामद की है।
शहर में यूरिया मिलाकर जहरीली शराब बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली थाने के धोबियाटंकी निवासी राजा साकेत अपने घर में जहरीली शराब बनाकर बिक्री करता था। आरोपी महुआ की कच्ची शराब बनाता था और महुआ को गलाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करता था, जिसमें शराब जहरीली हो जाती थी। बताया गया है कि शराब काफ़ी सस्ती मिलती है, जिससे लोग इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं। थाना प्रभारी अरविंद राठौड़ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। वो मोहल्ले में अवैध शराब की बिक्री करता था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी ने कहा कि आम लोग इस जहरीली शराब का उपयोग न करें, वरना उनके जीवन को खतरा हो सकता है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर में दबिश दी तो गैलन में भरी 10 लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 3000 बताई जा रही है, जिसमें यूरिया मिलाकर तैयार किया गया था। आरोपी को पुलिस थाने ले आई है और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने क्या बताया, आप सुनिए। ये रात्रि भ्रमण के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जहरीली शराब लेकर घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर से तत्काल थाना प्रभारी कोतवाली और उनकी टीम द्वारा रेड की कार्यवाही की गई संबंधित स्थान पर। तो उनके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 डिब्बे जहरीली शराब के मिले, जिनमें 5-5 लीटर जहरीली शराब थी, महुआ की यूरिया युक्त शराब थी और जो कि जहरीली होती है, जिसे पकड़कर अभिरक्षा में लिया गया और उसको फिर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जहरीली शराब की बिक्री करना स्वीकार किया गया और उसको पकड़कर न्यायालय पेश किया गया है। कितनी लीटर शराब थी मैडम? ये टोटल 10 लीटर शराब थी, जिसकी कीमत करीब 3000 रुपये है। कहाँ से लाई गई थी? ये अभी पूछताछ का विषय है, उसकी PR लेके पूछताछ की जा रही है और ये कहाँ से लेके आया है। ये नॉर्मल शराब में ही यूरिया मिला के विक्रय करने का कार्य करता था ताकि उसकी मात्रा बढ़ सके। इसके पहले भी आपने कार्रवाई की थी? इसके पहले भी कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई हुई थी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, तो उसमें भी आरोपी पकड़े गए थे और ये लगातार जो भी इस तरह की गतिविधि। रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ जाने से बाइक सवार परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया। इस घटना में पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बच्ची और पति की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि चौड़ियार निवासी शुभम रावत रीवा में अपने परिवार के साथ रहकर मजदूरी का काम करता है। आज सुबह वह पत्नी आंचल रावत, बच्ची माही सहित उसकी बहन को मोटरसाइकिल से लेकर गांव जा रहा था। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे के आसपास तेज रफ्तार ट्रक से बाइक की भिड़ंत हो गई। इस घटना में आंचल रावत की मौत हो गई, जबकि आंचल का पति शुभम रावत और माही गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से सभी घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। चल भाभी है, हमारी भाभी है। हाँ, इसमें 3 लोग घायल, एक खत्म हो गए। एक छोटी सी बच्ची थी, एक माही थोड़ा बड़ी थी उसकी, भुवन भैया। हाँ, ये हुए गुड़ में, ट्रक है बाइक से। हाँ हाँ, बच्ची भी घायल। अभी हम तो नहीं बता सकते, हम गाड़ी लेके चले गए थे। ये लोग जा रहे थे भैरव बाबा। हाँ, गांव है, यहाँ पास रहते थे, चिरौलन के पास काम करते हैं, कमरा मिल रहे। हाँ, मजदूरी करते हैं। शिवा रावत। नाती के बर्थडे में जा रही वृद्ध महिला की तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र में सड़क पार कर रही एक महिला की तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आने के कारण मौत हो गई। मृतका की पहचान रामपुर पैपखरा निवासी सुखवरिया कोल के रूप में की गई है। गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया था, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतका के पुत्र धर्मेंद्र कोल ने बताया कि वो अपनी मां के साथ बड़े भाई की बेटी के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए पैपखरा से उमरी गांव आया था। सड़क पार करते समय बोलेरो वाहन ने उसकी मां को अपने चपेट में ले लिया। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर, हम रोड पार कर रहे थे गाड़ी पकड़ने को, कि इस पार से निकल के उस पार से हमको गाड़ी पकड़ना है, और उसी वक्त ऐसा हुआ कि हमारी माँ को 4 बोलेरो वाला ठोकर मार दिया और वो बिछा गई उसमें। मैं गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, मैं सिर्फ माँ को देखने गया।
क्योंकि उसने सोचा कि दम है कि नहीं है, उसको आगे की सोचेंगे है। इसके कारण से सर मैं गाड़ी का नंबर क्या देखूंगा, मैं अपनी माँ को देखूंगा। सुखबरिया कौन, ये अपना उमरी ग्वाल जो अपना वो है ना, ग्वाल अपना टायर इनसे आए उमरी, हाँ चुराटा थाना के आगे मुसलमानी उमरी पड़ती है, ये पैपा खरा सर। यहाँ काहे के लिए आई थी? यहाँ हम आ रहे थे, अपने बेटी का बच्चे का बर्थडे था, उसके कारण से आ रहे थे। हाँ हम बोले तो भाई साहब के हमारे बड़े की लड़की के बच्चे का बर्थडे था। यहाँ चौराटा थाना के पास खोबर है अपना के, वो खोबर गांव आ रहे थे, नहीं जाने बकर। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिस पर मायके पक्ष ने दहेज उत्पीड़न और आग लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की आग से जलकर मौत हो गई। मृत्यु से पहले नवविवाहिता ने अपने परिजनों से घटना के संबंध में चौंकाने वाला खुलासा किया है। मरने से पहले मृतका ने जो बयान दिया वो आश्चर्यजनक है। उसने अपने नंदोई पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जबकि अन्य परिवारजनों के बारे में कोई बात नहीं कही है। बताया जा रहा है कि घटना बीते दिवस तकरीबन 11 बजे की है। ससुराल पक्ष का कहना है कि चिमनी से जलने के कारण उसकी मौत हुई है, जबकि मायके पक्ष ने बताया कि घटना से पहले वो अपनी मां से बात कर रही थी। उस समय कई तरह के आरोप फोन के माध्यम से लगाए भी थे। मृतका की मां सुनीता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 1.5 साल पहले छिवला निवासी संतोष पांडे से हुई थी। इसके बाद ससुराल पक्ष के द्वारा गाड़ी की मांग की जा रही थी, जिसके लिए सिंपल को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। नवविवाहिता की दिन दहाड़े चिमनी से जलने के कारण हुई संदिग्ध मौत के बारे में अब पुलिस आवश्यक साक्ष्य जुटा रही है, साथ ही परिजनों के बयान भी लिए जा रहे हैं। कैसे ले आए हो तो निभाओ तो और बाप का दिन वो कहा 12 बजे काल हमसे फोन करीस, नहीं जानी कह के मोबाइल से ओकर मोबाइल छुड़ा के ओकर फोटो मोबाइल में बात का इस बात नहीं करे पाइस, वो छड़ा ली ओकर मोबाइल के ओके मोबाइल से छड़ा ली सोकर सास बात नहीं करे दीनी हमसे, कैसे मम्मी बात नहीं करे देता ही रे, हम ही न पाइए मम्मी दे के कतरे हम कमाट डरी हैं रे। ससुर का नाम क्या है? गंगा पांडे। और दामाद का? संतोष पांडे। पांडे। ये जो जलकर खत्म हुई कौन है, आपकी बहू है? क्या घटना क्या हुई? घटना साहब हम फिर चले गए खेते, कहीं खेते से लौट के आए तो द्वारे में खड़े रहे तो वो हार मार के निकलती है कि पापा जल गए, पापा जल गए। बस सच्ची हम घर में कोई नहीं था जब मैं खेत से आया। जब आग लगी तो कोई नहीं था उस समय? नहीं। और फिर उनकी सास क्या कर रही थी, कहाँ थी? सास कहाँ थी उनकी? सास गई थी गाँव में, आशा में काम करती है। कैसे जली है कुछ पता है? हमको नहीं पता। किस चीज़ से जली है ये पता है? आग लगी थी जब बाहर निकली, हम खेत से आ गए। चिमनी से जलना आप लोग बता रहे हो? नहीं हम नहीं बताए चिमनी से, ये वही जो यहाँ बयान लिए पुलिस वाले। हमसे कोई परेशानी नहीं थी, अपने घर में रहती थी। अगर परेशानी होती तो खुद लगाती, जब पैसे लगी कुछ ये नहीं पता। क्या नाम है? गंगा प्रसाद पांडे। मेरा नाम सचिन तिवारी है सर। ये बच्ची क्या नाम है? बच्ची का नाम है रिंकी मिश्रा, घर का नाम है, वैसे सिंपल पांडे नाम। क्या इसके साथ घटना हुई? सर देखिए, मैं कल इनके जब पर उनके ससुराल वालों से पूछा तो सबका बयान अलग अलग था सर। पहले सिंगल करके पूछा। इनके ससुर जी का कहना था कि मैं 11:30 बजे खेत से आया तो आग लगा के ये मेरे को बोली कि मेरे को बचा लीजिए। इनके जो हस्बैंड है ये बोले कि मैं 1 बजे गया हूँ सतना, ये चूँकि बस में रहते हैं। और इनकी जो सासू अम्मा ये बोली कि मैं मतलब नौकरी पे थी अपनी, ये शायद मतलब वो नर्स वगैरह है कुछ। तो अब इनका क्या है, सबका बयान अलग अलग था सर। इनकी सास बोली कि ये दिया से जली है, क्योंकि उसके बॉडी से
पेट्रोल की गंध आ रही थी सर। मरने से पहले वो बात कर रही थी अपने मायके में। जी जी, बात कर रही थी, कुछ बता रही थी। हाँ सर, ये क्या है 10-15 मिनट पहले की बात है सर। ये मतलब अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो इसकी सासू अम्मा ने बोला कि क्या कर रही हो तुम, रखो फ़ोन। उसका फ़ोन छीन ली वो अपना दुख दर्द जो भी था उसके मन में वो सारा अपनी माँ से बयां कर रही थी। अब इसमें उसके बाद क्या हुआ, ये लोग क्या किए सर, भगवान ही जाने, वो जाने। कुछ मांग कर रहे थे, कुछ डिमांड थी उनकी। सर देखिए क्या है कि वैसे भी सामाजिक तौर पे हर चीज़ें होती है कि ताना देते हैं, है ना, ससुराल वाले कि तुम अपने घर से क्या लाई हो, उसी में गुजर वो बसर करो। ये एक्चुअली में शैक्षिक वो कमी के कारण इन लोग का ऐसा हुआ। दहेज मांग रहे थे सर। कहाँ भी आई थी बच्ची? ये ब्याही थी सर छुईला गांव में, थाना बैकुंठपुर पड़ता है। पति क्या नाम था? पति का नाम है संतोष पांडे। कोई कुछ कही तो नहीं है ना, घर में तो कोई कुछ नहीं कैसा को ये जी कुछ बात रहे। वो है तनिकारी मारी बेटी गरियाई काट हिसाब से रहा तो कौन गैर हिसाब रहे थे, पूछी तो नहीं बता, बस टेढ़ गई मारी गरियाई। हाँ है काई 1.5 साल से ये काई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराने के कारण 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में एम्बुलेंस पायलट अखिलेश कुमार शैम ने बताया कि रीठी बाजार बस स्टैंड में 2 युवक राजेंद्र और रावेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सूचना मिलने पर एम्बुलेंस के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। युवक बिछिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों घटना का शिकार किन कारणों से हुए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये कहाँ एक्सीडेंट हुआ, क्या नाम? ये रीठी के पास हुआ, रीठी बस स्टैंड। कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ? ये अपनी बाइक से आ रहे थे, पर्सनली डिवाइडर से टकरा गए हैं शायद। स्पीड में थे? हाँ स्पीड में थे। इनका नाम क्या है? एक का नाम राजेंद्र कुशवाहा, एक का नाम रवि कुशवाहा। ये रीठी के नहीं है, इनका शायद बिछिया थाना लगता है। दोनों घायल? दोनों घायल। मोटरसाइकिल वही रीठी में पड़ी है? मोटरसाइकिल रीठी में है। एम्बुलेंस? ये एम्बुलेंस NHI की है, नेशनल हाईवे टोटल एक्सीडेंट टूल प्लाजा पर रहती है, खामा खड्डा टूल प्लाजा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।